visible, and I hope you all can hear me properly. I hope my voice is clear as well. ठीक है, let's start. अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें हमने करना क्या है आज, तो वो देख लो ध्यान से. हमने आज करने हैं टॉपिकल पास्ट पेपर्स. ठीक है, पेपर 1 के टॉपिकल पास्ट पेपर्स करने हैं. ठीक है, और जिस चैप्टर के करने हैं उसका नाम है मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस. मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, अच्छा. ये ओ लेवल्स के लिए भी हैं और IGCSE के लिए भी मिक्स है. आधे ओ लेवल्स के हैं, आधे IGCSE के हैं. ओ लेवल्स एंड IGCSE. और अगर बात की जाए पास पेपर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो ये पास पेपर्स हैं 2021 से लेके 2024 तक के पास पेपर्स हैं. ठीक है, और इसमें उसमें भी सारे वेरिएंट्स हैं, ऑल वेरिएंट्स. ओके हो गया. अच्छा जी, सो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने लिख दी. अच्छा, लेट्स स्टार्ट नाउ. अब जो है हम स्टार्ट करते हैं. सो सवाल नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. और सेशन के दरमियान अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सवाल होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो फील फ्री टू आस्क. Which statement describing the moments of a force about a pivot is correct? ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं अबाउट मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस. स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द मेजर ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जो कि बिल्कुल सही है. मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है कि भाई अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग बाय द फोर्स. फोर्स क्या होती है? पुश और पुल, है ना. अब वो पुश और पुल करके आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे दरवाजे का हैंडल खोल रहे हो, लीवर को नीचे करके आप किसी डब्बे का ढक्कन खोल रहे हो, राइट. या फिर अगर आपने टैब खोल रहे हो, ठीक है, तो फोर्स लगा के आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो. और वो टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो आपको मोमेंट बता रहा होता है. द मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज द मोमेंट. बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है. ये भी सही है. 3 कह रहा है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स इनटू प्रेशर ऑन द पिवट, जो कि गलत है. मोमेंट ऑफ फोर्स में हम फोर्स को प्रेशर से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 स्टेटमेंट सही थी आपकी. एक तो आपकी पहली स्टेटमेंट सही थी और एक आपकी दूसरी स्टेटमेंट सही थी. ठीक है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही थी, तो ये आपका सही आंसर आ गया. अच्छा जी, सवाल नंबर 2 देखो. अ क्रेन हैज़ अ 5800 न्यूटन्स काउंटरवेट position 2.3 meters away from the tower along a horizontal jib. The center of gravity is P of the crane jib is marked. ये है center of gravity, right? What is the horizontal distance between 2300 Newton load and P so that there is no moment about P? ठीक है, अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया गया है. आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये आपका पिवट है. यहाँ पर एक वेट है जो कि 5800 न्यूटन्स का है, और यहाँ पर एक वेट है विच इज़ 2300 न्यूटन्स का वेट है. ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि बताओ ये 2300 न्यूटन से लेके पी तक के दरमियान का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि मोमेंट कोई हो ही ना, ओवरऑल मोमेंट ज़ीरो हो.
ओवरऑल मोमेंट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि भाई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो आपका बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। जो रोटेशन क्लॉकवाइज बन रही है और जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बन रही है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, ताकि आपका जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो ज़ीरो है। हमने ये करना है, ठीक है। सो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस। हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2300 न्यूटन्स लोड एंड पी, ठीक है। अच्छा जी, सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, अब ये कैसे पता करना है कि कौन सा मोमेंट, कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है या कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है। तो ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसके लिए ना आपने ना एक पेंसिल ले लेनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास सबसे अच्छी रिसोर्सेज जो मोस्टली अवेलेबल होती है वो पेंसिल होती है। पेन ले लेना, जहाँ पर पिवट है ना वहाँ पर अपनी फिंगर रख लेना, यहाँ पे फिंगर रख लो और यहाँ से ज़ोर से दबा लो, पेंसिल यहाँ से हिले ना, ओके। अच्छा, अब क्या करो, फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर से पुश करो। यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ फिंगर से पुश करो और देखो ये पेंसिल कहाँ रोटेट करती है। ये पेंसिल रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप दूसरी साइड पे करोगे, यहाँ पे पुश करोगे, तो आपकी पेंसिल जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये तरीका बहुत काम आया था मेरे भी और आपके भी इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। सो ये रोटेशन जो है ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन आपके पास है क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, सो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। अब मोमेंट कैसे निकालते हैं देख लो, मैं याद करवा रहा हूँ। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपकी फोर्स है नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि पिवट से है, तो हम ये डिस्टेंस ले लेंगे जो कि हमें नहीं पता, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। फोर्स कितनी है, फोर्स है 2300 न्यूटन्स और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम इसको एक्स ले लेते हैं या पी एज्यूम कर लेते हैं या एल ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। अगर बात की जाए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की, तो ये रही आपकी फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो कि आपको गिवन है, विच इज़ 2.3 मीटर्स। दिस इज 2.3 मीटर्स, फोर्स इज 5800 और आपका जो डिस्टेंस है विच इज़ 2.3 मीटर्स। अच्छा, अगर आप देखो आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं और उनमें से एक जो है वो अननोन है, एक आपको नहीं पता जो कि ये एल है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे और इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो एल यहीं रहेगा, हम करेंगे 5800 मल्टीप्लाई बाय 2.3 और ये 2300 जो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था एल के साथ, जहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 2300 एंड दिस शुड गिव यू द आंसर, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, 5800 multiplied by 2.3 divided by 2300, you get 5.8 meters। आपकी जो एल आ रही है, जो लेंथ आ रही है वो है 5.8 मीटर्स। अब देखो यहाँ पे कहीं गिवन है, बिल्कुल हमें गिवन है 5.8 मीटर्स। ये सवाल समझ आया सबको? इस पे थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा डिटेल में गए, बिकॉज पहला सवाल था और मेरी कोशिश यही थी कि कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर हो जाए। होप इट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, अ यूनिफॉर्म बीम, ओके। अब जब भी लिखा आ जाए यूनिफॉर्म बीम, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मोमेंट है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो इक्वल है क्लॉकवाइज मोमेंट के, ठीक है। इस पिवटेड, पिवट किया हुआ है आपने, राइट, एट इट्स सेंटर एंड बैलेंस बाय 3 वेट्स एज शोन, ठीक है।
आपने इसको दरमियान से पिवट किया हुआ है और 3 वेट से आपने इसको बैलेंस किया हुआ है। ओके, एस जॉन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस एक्स, आपने डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक रूलर बना के दिया हुआ है जो कि सेंटर में पिवट हुआ हुआ है, आपको फोर्सेस दी हुई हैं, आपको इनके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, और एक फोर्स का डिस्टेंस आपको नहीं गिवन है, वो आपने फाइंड आउट करना है। आपको ये बताया हुआ है कि बीम यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा है। अगर इस फोर्स की बात की जाए तो ये फोर्स बीम को डाउनवर्ड्स पुश कर रही है, कुछ इस तरीके से रोटेट करवाना चाह रही है अबाउट द पिवट। और ये रोटेशन अगर आप देखो तो ये रोटेशन आपके पास बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अगेंस्ट। इसको हम कर देते हैं रेड से हाईलाइट, और ये रहा इसका डिस्टेंस पिवट से। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए इस फोर्स की, तो ये फोर्स भी कुछ बीम को इस तरह से रोटेट करवाना चाह रही है अबाउट द पिवट, और ये रोटेशन भी अगेंस्ट दी क्लॉक है, घड़ी की सुई के खिलाफ है, ऑपोजिट साइड में है, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसको भी हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अगर अब बात की जाए इस फोर्स की, तो इस फोर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फोर्स पिवट को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है अबाउट द पिवट। ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है, और ये रोटेशन जो है ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसको हम लोग ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे। इसके लिए हम लोग ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब अपेरेंटली क्योंकि ये बीम ना ही क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो ज़ीरो है। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। अच्छा, तो इसमें ना बच्चे गलती कर जाते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये बिल्कुल सही है लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, कंप्लीट ये है कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फोर्सेस हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही हैं, हम इन दोनों का सम निकालेंगे और वो इक्वल होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल एक ही है। अब हम सीधा वैल्यूज डालेंगे। ओके, सो अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाए तो सबसे पहले 2 है, और जो 2 का डिस्टेंस है वो आपके पास है x प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। फ्रॉम द पिवट में ये x भी आ रहा है और ये 5 भी आ रहा है, सो 2 इंटू एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका मोमेंट। अब हम प्लस करेंगे और इसका मोमेंट निकालेंगे। अगर इसके मोमेंट की बात करें तो ये फोर्स है आपके पास, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 5, ये आ गया आपका, ये कंप्लीट आपके पास आ गया सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम। ठीक है, और ये इक्वल होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के। अगर क्लॉकवाइज की बात की जाए तो फोर्स है 2 जो कि देख सकते हो, और डिस्टेंस जो है वो 30 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल मैथ्स की तरह, बिल्कुल जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं, वी विल सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, तो यू गेट 2x प्लस 10, और यहाँ पे आ गया 3 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ार 6 60। 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 60। 2x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 25। ठीक है, जो कि आपके पास आ जाएगा 35। 2x इज इक्वल्स टू 35, है ना, और x निकालेंगे हम लोग 35 को 2 से डिवाइड करके,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 17.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी लेंथ सेंटीमीटर में थी, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में थी, जो आपका आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा, 17.5 सेंटीमीटर्स। ओके, होप इट मेक सेंस। आगे आ जाओ। A force F is applied to a lever at distance L। एक फोर्स F है जो कि आप अप्लाई कर रहे हो लीवर पे एट अ डिस्टेंस L। ठीक है, ये आपका पिवट है, राइट, ये आपका लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में। अगर आप डायरेक्शन देखो तो इस डायरेक्शन में आप अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो एज शोन। लेंथ d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लेंथ d जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो लेंथ d है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है राइट एंगल पे, राइट। विच एक्सप्रेशन इज मोमेंट ऑफ फोर्स, कौन सा एक्सप्रेशन हमें मोमेंट ऑफ फोर्स देगा। मैं दोबारा लिख लूँ, याद रखो कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ठीक है, आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो किस चीज़ से, आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो डिस्टेंस के साथ, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो फोर्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए और पिवट से होना चाहिए, राइट। तो ए और बी तो पहली बारी में ही आउट हो गए। अब ए और बी क्यों निकल गए, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है। हमने क्या करना है, हमें फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ना कि डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखो एफ इंटू डी। अच्छा, अब ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, वो कह रहे हैं कि आप एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो। रूल क्या था, रूल ये था कि फोर्स और डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। क्या ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे है। दिस कैन बी आंसर, ठीक है, बट मेक श्योर टू चेक अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि वहां पे भी आंसर हो सकता है। अब डी देखो एफ इंटू एल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। क्या ये फोर्स और क्या ये डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या इन दोनों में 90 का एंगल है, नहीं है, डी भी बाहर हो गया। आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है सी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि आपका जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस के, डजंट मैटर कोई भी सिचुएशन हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखो 4 ऑब्जेक्ट्स ईच हैव 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। 4 ऑब्जेक्ट हैं और चारों ऑब्जेक्ट के ऊपर दो दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन मेंट होना जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो ज़ीरो हो। इसका मतलब ये ना ही आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करे, ना ही आपका ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। और दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्टेंट फोर्स भी ज़ीरो हो, कि भाई ना ही आपका ऑब्जेक्ट आगे मूव करे, पीछे मूव करे, ऊपर मूव करे, नीचे मूव करे, कहीं मूव ना कर रहा हो, रुका हो एक जगह पे, या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स दो ही कंडीशंस पे जीरो होती है ना। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट रुका हुआ, दूसरी क्या है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है, अब ए में देखो एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वी कैन सिंपली सबट्रैक्ट देम। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हो तो जीरो आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है इनकी वो जीरो आ जाएगी, और यही हमें चाहिए। ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ना ही रोटेट कर रहा है और ना ही ये मूव कर रहा है कहीं पे। अगर बी में देखो एक फोर्स आप ऊपर वाले एज से लगा रहे हो, एक फोर्स आप नीचे वाले एज से लगा रहे हो, ये फ्लिप कर जाएगा, इस तरह से ये बॉक्स फ्लिप कर जाएगा। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पे देखो दोनों फोर्सेस आप एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ये ऐड हो जाएंगी, इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो आगे की तरफ बनेगी 2 न्यूटन की, आगे की तरफ मूव करेगा ये बॉक्स। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बॉक्स पीछे की तरफ मूव करेगा। तो बी में रोटेट कर रहा है, सी में मूव कर रहा है, डी में भी मूव कर रहा है। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी गलत हैं, आपका सही आंसर ए ही है। होप इट मेक सेंस। ओके, अब वेटलेस बीम। वेटलेस का मतलब ये इसका वेट नहीं है, और अगर होगा भी तो हमने नहीं देखना, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बैलेंस्ड, अब बैलेंस का मतलब अगेन ये है कि इक्विलिब्रियम पे है, ना ही ये स्केल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ना ही ये स्केल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा। फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट ऑन द बीम, भाई तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पी एक्ट कर रही है, क्यू आर कर रही है और आर एक्ट कर रही है ऑन द बीम। विच इक्वेशन इज करेक्ट? अब कौन सी इक्वेशन सही है? अब ये सवाल बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले हम लोग खुद अपनी इक्वेशन निकालते हैं। इसके लिए लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन आवरसेल्व्स, ठीक है। सो वी नो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। अच्छा, या क्लॉकवाइज पहले रख लो, एंटी क्लॉकवाइज बाद में रख लो, डजेंट मैटर। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट बाय एनालाइजिंग कि भाई कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप ये पी को देखो तो ये जो मोमेंट क्रिएट करेगी इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, ठीक है। और अगर आप क्यू को देखो तो ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, और ये रोटेशन क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो हम इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे। ये फोर्स है और ये इसका डिस्टेंस है पिवट से, ये इसका डिस्टेंस है पिवट से। अगर हम बात करें इस फोर्स की तो ये फोर्स है और ये इसका डिस्टेंस है पिवट से, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इस फोर्स की तो ये फोर्स भी इस बीम को क्लॉकवाइज ही रोटेट करवा रही है, तो इसको भी हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। ये रही फोर्स और ये रहा इसका डिस्टेंस, ठीक हो गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन, राइट। सो अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज की तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, पी आपकी फोर्स है और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपके पास है डी, विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। सम निकालोगे, पहली क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पहली क्लॉकवाइज मोमेंट है क्यू और इसका डिस्टेंस है बी, राइट। अगर इसमें आप ऐड कर दो, आर आपकी फोर्स है और ए आपका डिस्टेंस है, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। अब देखते हैं हम लोग, P इंटू सी प्लस क्यू इंटू बी इज इक्वल्स टू आर इंटू ए। अच्छा, पहली बात तो P को हम सी से मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, ये तो बिल्कुल गलत है। तो P इंटू सी वाली दोनों इक्वेशंस क्या होगी, बाहर होगी। सी डिस्टेंस ही नहीं है P का, P का डिस्टेंस जो है वो D है, ये C डिस्टेंस नहीं है P का, ये डिस्टेंस C डिस्टेंस P का नहीं है, P का डिस्टेंस जो है वो D है, राइट। तो A और B तो बाहर हो गए, A और B बाहर हो गए। अगर C को देखा जाए तो P को आप D से मल्टीप्लाई कर रहे हो बिल्कुल, Q को आप B से मल्टीप्लाई कर रहे हो और R को आप A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें सही हैं। अब प्लस माइनस देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि P इंटू डी, अगर आप P को D से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसमें अगर आप ऐड कर देते हो Q इंटू बी, Q इंटू बी को ऐड करते हो तब R इंटू ए आता है। अच्छा ठीक है, हम करके देख लेते हैं। अगर ये है आपके पास P इंटू डी, अगर आप इस Q यहाँ पे प्लस हो रहा है इसके साथ, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, ये तो माइनस हो रहा है। अगर आप P इंटू डी में से ये पूरी इक्वेशन माइनस करते हो तब आपके पास ये आता है, जमा करके नहीं आता। तो C भी गलत है, बचा कौन सा, D बचा, D आपका सही आंसर है, D इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। Each diagram shows 3 forces on a beam, ठीक है। हर डायग्राम में 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। In which situation is it possible for these 3 forces to be in equilibrium? भाई इन चारों में से किस में पॉसिबल है कि तीनों फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। अच्छा, अगर ए में देखो तो अगर आप इनका मैग्नीट्यूड सेम भी कर दो तब भी रोटेट कर जाएंगी, राइट। अगर आप इनका मैग्नीट्यूड सेम भी कर दो तब भी ये रोटेट कर जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखो, इसको ऊपर से खींच रहे हो, इसके एक तरफ से ऊपर से खींचा जा रहा है, एक तरफ इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है
और एक तरफ इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। तो डजेंट मैटर व्हाट द फोर्सेस आर, इवन इफ यू मेक देम इक्वल, ठीक है, ये स्टिल जो है ना स्टिक कुछ इस तरह से हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी, राइट। अगर सी की बात की जाए तो एक तरफ से आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो और दो तरफ से आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो स्टिल डजेंट मैटर, अगर आप फोर्सेस इक्वल भी कर दो तब भी स्टिक रोटेट कर जाएगी और सीधी हो जाएगी, या हो सकता है और रोटेट कर जाए, ठीक है। डी में देखो, अच्छा डी में अब मुझे पता नहीं है फोर्सेस इक्वल है कि नहीं, लेकिन अगर इन फोर्सेस को किसी तरह, मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, इनको किसी तरह इक्वल कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू बिकम इक्विलिब्रियम, पॉसिबल है इसके लिए, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि इज इट पॉसिबल, राइट, इसलिए मैंने डी सेलेक्ट किया। होप इट मेक सेंस। अच्छा आगे आ जाओ, मैं हाफ क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ठीक है, और हाफ क्वेश्चन फिर आप लोग सोल्व करोगे, ओके। The diagram shows a drawbridge that is attached to a wall. एक ड्रॉब्रिज है जो कि वॉल के साथ अटैच हुआ है। There is a drawbridge which is attached to a wall by a hinge at one side and a cable at the other side. The weight of the drawbridge and the tension in the cable are represented by the labeled arrows. इनका weight और tension हमें labeled arrows के साथ दिखाई गई है। There is a third force at the hinge. एक और फोर्स एक्ट कर रही है हिंज के ऊपर, विच इज़ नॉट शोन, जो कि नहीं दिखाई हुई है, ठीक है। ड्रॉ ब्रिज इज इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। विच एरो शोज अ पॉसिबल डायरेक्शन फॉर द फोर्स एट द हिंज, ओके। विच एरो शोज द पॉसिबल डायरेक्शन, इन सब एरोज में से कौन सा एरो पॉसिबल डायरेक्शन दिखा रहा है उस थर्ड फोर्स की जो मैं यहाँ पे नहीं दिखाई हुई है, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे ज़रा, देखो समझते हैं इसको, ओके। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो भी ज़ीरो होंगी और मोमेंट भी ज़ीरो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस ड्रॉब्रिज के ऊपर एट अ टाइम दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और जब एक से ज़्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, है ना। सो अगर मैं इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालूं, एक फोर्स मेरे पास ये है और एक फोर्स मेरे पास ये है। अगर मैं हेड टू टेल वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो मेरी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। इसको ज़रा बड़ा करके बाहर निकालते हैं, ये बन रही है मेरी रिजल्टेंट फोर्स, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। मेरी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। अच्छा अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स, इक्विलिब्रियम होता क्या है, अगर देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स रिएक्ट कर रही है और मैं ये कहता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इस ही मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट कर रही होगी, जिससे इसको कैंसिल कर दिया होगा, और कैंसिल करने के बाद आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो आई होगी, है ना। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए, याद रखना ये सवाल बहुत कॉमनली आते हैं, जब भी रिजल्टेंट फोर्स में सवाल आ जाए कि भाई इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, बताओ पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस बना के देते हैं और आपसे कहा जाता है कि एक थर्ड फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ही ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। वो थर्ड फोर्स मेंशन नहीं है, बताओ उसका आंसर क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करोगे, पहले उन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, जो फोर्सेस गिवन है उनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे कि भाई रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए बिल्कुल सेम अमाउंट की फोर्स लगाई जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट कर सकें, राइट। तो हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड की हो। तो देखो कौन सी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है? द आंसर इज डी, है ना? द आंसर इज डी। डी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम पिवटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। स्टूडेंट अप्लाइज टू फोर्सेस F1 F2 एज शोन, विच रो इज करेक्ट? कौन सी रो ठीक है इसके अंदर? ओके, सो क्लॉकवाइज मोमेंट की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो कौन सा है? एक ये फोर्स एक्ट कर रही है और एक ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये फोर्स पिवट को इस तरह से घुमाना चाह रही है, राइट, जो कि हम देख सकते हैं विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और ये F2 वाली फोर्स जो है वो पिवट को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है विच इज़ वी कैन सी क्लॉकवाइज। और इसका जो डिस्टेंस है पिवट से वो क्या है? वो D4 है, राइट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला कौन सा होगा? F2 इंटू D4, F2 इंटू D4, F2 इंटू D4, मतलब ए बी, और ए तो बी, ए और बी बाहर है, ए भी बाहर है और बी भी बाहर है। अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज की, तो ये फोर्स अगर आप देखो तो ये बीम को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है विच इज़ अगेंस्ट द क्लॉक डायरेक्शन। और ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। और इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस है पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ D3। तो F1 इंटू D3, D1 जो है वो गलत है, D3 वाला डिस्टेंस सही है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर इसके अंदर आ रहा है डी। होप इट मेक्स सेंस, ठीक है। आगे आ जाओ। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अ पेयर ऑफ कटर इज यूज टू कट अ रोप। अब ये कटर है जो कि रोप को काटने की काम कर रहा है। वेयर शुड ड्रॉप द पोजीशन एंड विच लेबल पॉइंट शुड द हैंड्स द पोजीशन। अब रोप कहाँ रखनी चाहिए और हैंड्स कहाँ रखने चाहिए आपके, टू प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट कटिंग फोर्स। आपने क्या करनी है? देखो, ग्रेटेस्ट कटिंग फोर्स, आपने ग्रेटेस्ट कटिंग फोर्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है रस्सी को यहाँ तो नहीं रखोगे, रस्सी को आप यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे आपने मोमेंट नहीं ज़्यादा करना, आपने कटिंग फोर्स को इंक्रीज करना है। अगर देखा जाए तो मोमेंट क्या है? मोमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। और अगर हम फोर्स को सब्जेक्ट बना लें तो मोमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स, राइट। तो देखो डिस्टेंस का और फोर्स का इनवर्स रिलेशन है, मतलब दुश्मनों वाला रिलेशन है। अगर आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो हम रोप को यहाँ नहीं रखेंगे, हम रोप को यहाँ पे रखेंगे ताकि ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस की जा सके, राइट। और ज़्यादा फोर्स अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो हमें यहाँ पे ग्रेटर मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ग्रेटर मोमेंट के लिए डिस्टेंस जो है, मोमेंट और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब आपको ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हाथों को ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा। हाथों को हम एस पे रखेंगे और रोप को हम क्यू पे रखेंगे ताकि ज़्यादा फोर्स बन पाए। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मोमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ज़्यादा बड़ी फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो रोप कहाँ पे आएगी? रोप आएगी आपकी क्यूब के ऊपर। और हैंड कहाँ पे आएंगे? हैंड आएंगे आपके एस के ऊपर। आपका आंसर जो है वो डी है इसका। इट्स रियली इजी क्वेश्चन। आंसर इज डी, ठीक है। अच्छा, आगे देखो। A uniform horizontal beam pivoted at its right hand end is in equilibrium. अब जो पिवट है वो दरमियान में नहीं आ रहा, वो राइट हैंड एंड पे आ रहा है, सीधे हाथ के एंड पे आ रहा है मेरे। और इसके ऊपर ये क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ना ही ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कहीं पे मूव नहीं कर रहा, स्टिल एक जगह पे। अब फोर्स ऑफ 60 न्यूटन्स एक्ट्स वर्टिकली। एक फोर्स है जो 60 न्यूटन्स की है और वर्टिकली अपवर्ड्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ऑन द बीम इज शोन। व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम? बीम का वेट क्या है? तो दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक ये वेट है और ये अपवर्ड फोर्स है। अगर देखा जाए तो ये वेट जो है ये बीम को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है विच इज अगेंस्ट क्लॉक डायरेक्शन, और ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम रेड से हाईलाइट कर देंगे। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और ये इसका डिस्टेंस है पिवट से, ठीक है। अगर बात की जाए 60 न्यूटन्स की, तो ये बीम को इस डायरेक्शन में घुमानी चाह रही है विच इज इन द क्लॉक डायरेक्शन विच इज क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लोग ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। और ये आ गया आपका पिवट से डिस्टेंस, राइट। अच्छा जी, तो हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, राइट।
अगर बात की जाए क्लॉकवाइज मोमेंट की, तो मोमेंट कैसे निकाला जाता है, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक कंडीशन मेट होना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स और जो आपकी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हो, जो कि वाकई परपेंडिकुलर हैं। यू कैन सी 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अब इस 60 का जो डिस्टेंस है ना, लोग 20 ले लेते हैं। भाई डिस्टेंस लेना है आपने पिवट से, ये डिस्टेंस लेना है पूरा 20 प्लस 30 विच इज़ 50, राइट, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए डब्ल्यू हम फोर्स ले लेते हैं और डिस्टेंस कितना है, इसका जो डिस्टेंस है पिवट से विच इज़ 30। तो डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग 30 ले लेते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, W को लोनली कर लेंगे, W को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, W के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 30 आपको क्या देगा, आपको वेट दे देगा। ओके लेट्स फाइंड आउट। 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 30 गिव्स यू 100। W आ गया आपके पास 100 न्यूटन्स का। D आपका क्या है, D इज योर 100 न्यूटन्स। आपका आंसर जो है, सॉरी आपका आंसर D है विच इज़ 100 न्यूटन्स। ओके, another question just like that. Alright. अ यूनिफॉर्म बीम, हम फिर से बीम जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। फिर से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो इक्वल होगा क्लॉकवाइज मोमेंट के, मतलब ना ही ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये स्टिल है, राइट। An object weighing 40 newtons is placed on the beam 20 centimeters on the left. एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है वो 40 न्यूटन है। आपने बीम से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ उसको पिवट से रखा हुआ है। पिवट से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट पे आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट है 40 न्यूटन, ठीक है। विच फोर्स एंड पोजिशन बैलेंसेज दिस सिस्टम। अब 4 फोर्सेस बताई गई हैं और बताया गया है इनमें से कौन सी फोर्स जो है इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर देगा, इसको इक्विलिब्रियम में ले आएगा। अब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, ठीक है, राइट। ओके, अब पहली ऑप्शन ये कह रही है, पहली ऑप्शन ये कह रही है कि 20 न्यूटन्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स 40 सेंटीमीटर टू द राइट, ठीक है। राइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखो, राइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखो, ओके, ऑब्जेक्ट आ गया जिसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है, जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं, राइट। और इसका जो डिस्टेंस है पिवट से वो डिस्टेंस आपके पास है 40, 20 न्यूटन्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स 40 सेंटीमीटर्स राइट ऑफ द पिवट। अच्छा, अब देखना चलो जी। अच्छा, ये 40 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये कितना मोमेंट क्रिएट करी, 40 इंटू 20, जैसे 40 इंटू 20 कितना होता है, 800, 800, ये 800 का प्रोड्यूस कर रहा है, 800 का, 800 न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहा है वो क्लॉकवाइज है, और इसका मोमेंट निकालते हैं 20 इंटू 40 अगेन 800। ओके, देखो अगर हम एक बॉक्स जिसका वेट 20 न्यूटन है पिवट से 40 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, तो उसका मोमेंट जो बन रहा है वो 800 है और इसका भी 800 बन रहा है। तो दोनों का जो अमाउंट है वो सेम हो गया है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो क्या हो रहा है कि अगर हम ये वाली ऑप्शन ने उठा के ऑब्जेक्ट को जहाँ कहाँ जा रहा है वहाँ रखें, तो दोनों का जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो इक्वल आ रहा है, जो कि हमें चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 20 न्यूटन है, अगर हम उसको 40 सेंटीमीटर राइट की तरफ रखते हैं पिवट से, तो ये बिल्कुल इस बीम को बैलेंस कर देता है, ओके। अच्छा जी, नाउ अ रियली 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 क्रीपी क्वेश्चन। अब फोर्स एफ कॉजेज, एक फोर्स एफ है, एक फोर्स एफ है, कॉजेज अ मोमेंट अबाउट पी ओ, जो कि मोमेंट क्रिएट कर रही है अबाउट ओ, पिवट जो है आपका वो ओ है, एन एल शेप्ड बार है ये। द फोर्स एफ एक्ट्स एट पॉइंट पी, एक फोर्स एफ है जो कि पॉइंट पी पे एक्ट कर रही है, और इसका आप डायरेक्शन भी देख सकते हो विच इज इन दिस डायरेक्शन। लेट मी हाईलाइट, ये जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है,
ए सेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, राइट। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा अबाउट ओ, वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो याद रखो आपका जो मोमेंट है हमेशा फोर्स और डिस्टेंस जो है दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप ये लेते हो, ये डिस्टेंस पिवट से तो है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप ये डिस्टेंस लेते हो तो ये पिवट से है और ये फोर्स के परपेंडिकुलर भी है, तो फोर्स इंटू डी फोर, बस इतना था, इतना आसान था। फोर्स इंटू डी फोर, बस समझने में थोड़ी मुश्किल होनी थी आपको, ठीक है। ऑलराइट, सो कितने सवाल रह गए हैं? सारे कर लिए मैंने, तो मैंने कहा था आप लोग भी सोल्व कर लोगे। क्या टाइम हो गया? तो 40 मिनट की हो गई ऑलरेडी, तो बहुत आसान सवाल नीचे रह गए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलने चाहिए। इसके क्वेश्चन मतलब हर साल बस एक ही आया हुआ है, हर पेपर में एक सवाल आया हुआ है। तो मैंने 2024 से लेके 2021 तक ओ लेवल्स और IGCSE के जितने सवाल आए थे मैंने सारे कंपाइल कर लिए इसके अंदर, सारे सवाल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सो आई हैव डन अराउंड 15 क्वेश्चंस, और कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 सवाल रहते हैं। तो आई हैव डन अराउंड 14 क्वेश्चंस एंड बाकी 6 क्वेश्चंस आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू, दे आर रियली इजी। और जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे क्लियर कर लिए, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने सारे क्लियर कर लिए हर टाइप के। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व पॉसिबल्स इंशाल्लाह, बाकी कुछ सॉल्व करो। इसकी जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपने ग्रुप से क्लास ज्वाइन की है तो इंशाल्लाह मैं PDF और जो रिसोर्सेज हैं और जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ओके। होप इट मेक सेंस। सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे और संडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।